नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। आज बात बिहार की करेंगे। साल के आखिर में वहां चुनाव है, विधानसभा चुनाव। पार्टियों ने रैलियां करना शुरू कर दिया है। सीटों के बारे में हर पार्टी में अंदरूनी मंथन शुरू हो गया है। अब चूंकि मामला गठबंधनों का है, इसलिए हर तैयारी उसी हिसाब से की जा रही है। हमारे साथ हरीश हैं। हरीश बिहार की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, जानते हैं। उनसे बात करेंगे आज बिहार की ओवरऑल सिचुएशन पर। स्वागत है हरीश आपका। हरीश, पहला सवाल आपसे है। आप तो बिहार आपकी नसों में बहता है, मैं ये कहूँ अगर तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो है, इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है हरीश? देखिए सर, ऐसा है कि जब से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए हैं तब से विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन वोटर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो विपक्ष के वोटर्स हैं, और किसी न किसी बहाने से उनके वोटर कार्ड को, उनके मत देने के अधिकार को खारिज कर देता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को एक एज मिल जाता है, जिसको लेके बिहार में भी हाय तौबा मची हुई है। क्योंकि अब बिहार में आप देख रहे हैं 2 से 3 महीने ही चुनाव, लगभग 2 से 3 महीने चुनाव बचा हुआ है। तो हर पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारा जो कोर वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट उसकी तैयार हो सके, उनके वोट ज्यादा ऐड हो, कोई रिमूव ना हो। इसकी वजह से ही विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेश्चनिंग के दायरे में रखा है। हालांकि कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया और उसने कहा कि भाई ईसीआई ऑटोनोमस बॉडी है और उसका अपना काम है, काम करने का अपना तरीका भी है, तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पर सर अब समझते हैं, अब राजनीति है ये और सत्ता की राजनीति है सर। हर कोई जीतने के लिए लड़ना चाहता है। तो बस यही बात है सर कि वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांस दिला सकें और किसी छोटी सी भी वजह से उनका नाम बाहर ना हो जाए वोटर लिस्ट में, इसी के लिए सर ये सारे लोग इस प्रोपेगेंडा का यूज कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में एक प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत ज्यादा इसको हाइप नहीं देते हैं। उनका यह स्पष्ट मानना है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसका काम करने देना चाहिए, लेकिन अगर सारी पार्टियां मिलकर कोई सवाल कर रही हैं तो उसका पुख्ता जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे। वो ये कह रहे हैं कि हम 2-3 महीने बाद इसका जवाब देंगे, जिसकी वजह से सर ये सारा बवंडर मचा हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर पुख्ता एक जवाब देना चाहिए और विद इन टाइम देना चाहिए कि भाई इस तरीके का प्रोसेस है और सबसे मिलकर ही ये चुनाव कराया जा सकता है। तो यही है सर मामला। हरीश हरीश प्रशांत किशोर पर भी अलग से बात करेंगे। वो एक बड़े खास विषय हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी होंगे, हमारे दर्शकों के लिए भी। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हाय तौबा मची हुई है, तो क्या वहाँ जो सीमांचल का इलाका है बिहार में, वहां भी क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के की घुसपैठ की समस्या है क्या? देखिए सर, रोहिंग्या और जो भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या इस तरीके के जो भी लोग हैं, ये लबोलुआब ये है कि जो बंगाल के साइड से मिलता हुआ जो एरिया है सर, वहां ये समस्या है। मैक्सिमम तो बंगाल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ऐसे तमाम जगह है हिंदी हर्टलैंड में ये समस्या बहुत आम है सर। चाहे विपक्षी पार्टियां इसके लिए कुछ भी कहें इलेक्शन कमीशन को, पर मुझे एक स्टैंड अच्छा लगता है सर कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है सर कि कोई भी आए और उसको हम यहाँ जो है बिठाएं और वोट देने एग्जैक्टली। का अधिकार देते हैं, है ना बिल्कुल। सर। तो उसकी उसकी बिल्कुल। वजह से सत्ता हस्तांतरित होती है सर, गलत लोग भी सत्ता में पहुंच सकते हैं। और सर आप जानते हैं बिल्कुल। कि चूंकि ये डेमोक्रेसी है, यह लोकतंत्र है, यहाँ यहाँ नंबर्स के मायने हैं। आप मैनिपुलेट करके अगर नंबर्स बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया क्यों गया था सर? इसी के लिए तो बनाया गया था ना कि कम से कम वैलिडेट कर सके, वो वोटर्स को वैलिडेट करे कि जो कौन से वोटर हैं, कौन वोट डालने का अधिकार रखता है, कौन नहीं रखता है। और सीमांचल जैसे जो इलाके हैं सर, वहां तो मैं सीमांचल नहीं पूरे बिहार में ये कहूंगा कि सर मुस्लिम आबादी में ड्रास्टिकली जो है वो एक हमने वो देखा है, चढ़ाव देखा है, 30% की बढ़ोतरी देखी गई है सर पिछले 10 साल में। तो ये कहीं ना कहीं एक मैं उसी एक पे आ रहा एक हूँ।
प्रश्न खड़ा होता है और उसको जांच करने की आवश्यकता है सर। रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में अधिकार मिला हुआ है, संविधान में चुनाव आयोग का अधिकार मिला हुआ है कि वो समय समय पर जब भी ठीक समझे इस सूची को, वोटर्स की सूची को वो ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विदेश चला गया, 5 साल से 2-3 चुनाव हुए और कोई और वोट दे रहा है उसकी तरफ, तो और वो यहाँ नहीं है, उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली या किसी और देश की ले ली, तो उसे ठीक करे। अब कोई बाहर से आ गया मान लीजिए और हमारा नागरिक नहीं है, और अगर वो हमें वोट दे तो इसका मतलब वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करता है, हमारे यहाँ की बिल्कुल नेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल। इसमें गलत क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट बेशक आ गए हो, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम स्टे नहीं लगाएंगे। सर मैं आपका और आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, एक बहुत बड़े सज्जन है, बड़े सज्जन इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि वो अक्सर विवादों में और खबरों में बने रहते हैं। नाम है उनका जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस ने सर 1200 करोड़ रुपए भारतीय चुनाव में खर्च करके, लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो 1200 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। अब सवाल ये है सर कि कोई विदेश में बैठा आदमी 1200 करोड़ भारत में क्यों खर्च करेगा? तो उसका एक सीधा सा मतलब है सर कि वो कहीं ना कहीं वोटर को मैनिपुलेट करने के लिए ही वो पैसे खर्च हो रहे हैं सर, ताकि उनके मनमांसित सरकार आ सके। अब चुनाव का ये मतलब है सर कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फेयर। और अगर फेयर इलेक्शन करने हैं तो वोटर जो हमारे हैं उनको वैलिडेट करना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी आके भारत में वोट नहीं डाल सकते। और इलेक्शन कमीशन बनाया भी, स्टैब्लिशमेंट भी उसका इसी के लिए है। आपने जॉर्ज सोरोस की बात की, मुझे ध्यान आया कि अपने देश में भी बहुत बड़े बड़े जॉर्ज सोरोस हैं और जी उनसे बिल्कुल। निपटना बड़ा मुश्किल है। उस जॉर्ज सोरोस को तो हम पहचानते हैं, यहाँ पे जो जॉर्ज सोरोस हैं बहुत सारे, उनको हम पहचानना बड़ा मुश्किल है, और पहचान भी लें तो उनके खिलाफ एक्शन क्या लें हम, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में ताकतवर से ताकतवर देश और उनके नेता ये नहीं चाहते कि भारत कोई मजबूत राष्ट्र बने। भारत ही नहीं, कोई और देश मजबूत बने और अपने फैसले खुद ले। पिछले 15 साल से, 13 साल से हो रहा है, इसलिए ये किसी को भाता नहीं है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूं ही नहीं बोल देते हैं किसी को। आजकल आप देखते होंगे उनके स्टेटमेंट कितने सीधे आते हैं, एकदम डायरेक्ट अटैक होता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी ऐसा हो। तो पॉलिटिक्स तो एक बात है, लेकिन आज हमने देखा है हरीश की, आज लालू ने भी तंज किया है एक्स पर कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों को का वोट करने का हक छीन रहे हैं। मोदी को उपयुक्त चुनाव आयुक्त भी कह दिया। तो अब एक तो मुझे इस पर आपत्ति है। मैं आपसे वही पूछना चाहता था कि बिहार के लोग इस बात से नाराज होते हैं, कोई उन्हें बिहारी कहे, तो आपको गुजराती किसी को नहीं कहना चाहिए, वो भी एकदम निशाना साध के आप किसी हमारे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कह रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि 2 गुजराती 8 करोड़ बिहारियों का वोट करने का हक छीन ले? आपकी क्या राय है? विपक्ष में जो बैठता है वो हमेशा ही पक्ष के लोगों को और जो सत्तासीन है उन पे सवाल तो उठाता ही है, क्योंकि एक तो तकलीफ होती है उसके सत्ता छीन जाने की, और लालू जी की सत्ता तो वैसे भी सर 20 सालों से छीन गई है, तो उनका थोड़े उनकी नाराजगी ज्यादा बनती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ये जो टाइमिंग है सर, उस पर तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये प्रक्रिया थोड़े कुछ दिनों पहले भी की जा सकती थी। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, इलेक्शन कमीशन जब इन सारे कामों में इंडल्ज होता है तो विपक्षी पार्टियों के सर हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। और ये बट ऑब्वियस भी है। जैसे ये ऐसा है कि पूरे परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा का जब टाइम आ जाए, जब एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, तो आपका जो कोटेशन वाला पेन है सर, जो हाइलाइटर है, वो ले एग्जामिनर। तो कहीं ना कहीं उसको, जो स्टूडेंट है उसको अपनी मार्किंग की चिंता होती है सर। तो इस समय तो सबसे ज्यादा क्यूरियस लालू यादव ही है, क्योंकि जो भी सर्वे आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी बढ़त बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव, तो बातें खिली हुई है सर राजद की और महागठबंधन की। इसलिए लालू जी को ये लगता है कि कहीं फिर से कोई खेला ना हो जाए सर। आपको तो याद होगा कि ये खेला शब्द बड़ा
प्रचलित हुआ था बंगाल के चुनाव से, तो कोई खेला ना हो जाए इसकी वजह से वो परेशान है और बार बार वो सत्तासीनों पे सवाल कर रहे हैं। शायद इसीलिए हरीश 9 जुलाई को विपक्ष का आंदोलन भी है इसी के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को इतना गरमा देना चाहता है विपक्ष कि चुनाव आयोग इसे वापस ही ले ले? ऐसा है क्या? सर देखिए, विपक्ष को भी ये पता है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है और वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता। उनका जो जो उनका प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही काम होते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रेशर में काम नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हाईलाइट करने से वो अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं सर, कि वो जो हमारे वोटर्स में जिसमें बिखराव दिख रहा हो उनको एकजुट किया जा सके। हालांकि सर मैं आपको एक एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि विपक्ष में एक एक पार्ट ऐसा है, एक दल ऐसा है जो विपक्ष में होने के बाद भी विपक्ष के साथ नहीं है, और वो है जनसुराज। नई पार्टी है सर, पर बहुत ही क्रिएटिव मुद्दे हैं उनके। वो बिल्कुल नेगेटिव मुद्दों से काफी दूर है। आप उनके मुद्दों को देखिए, एजुकेशन है और माइग्रेशन उनका मुद्दा है, और वो सीडीआर की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और यूथ के लिए ये करो या मरो के तरीके का सिचुएशन है सर, कि या तो वही घिसी पिटी 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी पॉलिटिक्स है, या फिर एक नई पॉलिटिक्स जो आई है, जनसुराज ने इंट्रोड्यूस किया है सर। इन दोनों में तो कहीं ना कहीं ये जो बिखराव दिख रहा है सर, इसको ही एकत्र करने के लिए लालू जी और विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन पे अपना ठीकरा फोड़ रही हैं। आपने प्रशांत की बात की, प्रशांत किशोर की। आपसे मैं थोड़ी देर बाद पूछता, लेकिन अब ये बात आ गई तो यही पूछ लेता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रशांत किशोर इस बार कुछ कर पाएंगे? क्योंकि उनका सलीका, उनका तरीका, जिस तरह से वो गांव-गांव जाते हैं, पिछले 1.5-2 साल से वो भटक रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बताते हैं उनको कि देखो तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ है। अगर तुम्हें अपनी अगली 2 पीढ़ियाँ ठीक करनी है तो फिर वो अपने नेता को समझो। वो सब बताते हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि अगर लालू सचमुच पिछड़ों के मसीहा होते, तो वो अपनी ही पार्टी के किसी यादव को, जो लायक, बहुत सारे लायक होंगे, किसी यादव को खड़ा कर देते, अपने बेटे को ना खड़ा करते। इसीलिए लालू पिछड़ों के मसीहा नहीं है, परिवार के मसीहा है। तो ये बात हिट करती है मुझे। मुझे नहीं, मतलब मैं वहां के वोटरों की बात कर रहा हूँ, ये बात उनको भी हिट करती है। तो ये एक ठीक बात है कि आप घूम घूम कर लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी बताई हुई बात वोटरों के दिमाग में नीचे तक उतरती है? सर वोटर कहीं के भी हों, पूरे देश में किसी राज्य के वोटर हों, लेकिन वो भावना में आते हैं सर। ये आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो, चाहे हम चांद पे चले जाएं, पर आज भी सर हम जब वोट करने जाते हैं सर, तो भावनाएं जो है हमारी, वो निश्चित रूप से हमारे कहीं ना कहीं हमको टेम्पर कर रही होती है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है, उनको ये पता है कि बिहार जैसे स्टेट में जब तक वो इस तरीके की बात नहीं करेंगे तब तक वो बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। इस आपको ओवैसी जी को समझना होगा, तो थोड़ा आपका एस्पेक्ट ब्रॉडर होना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी आमने सामने होते हैं सर, तो फिर वो वहां वोटर्स जो है वो कमंडल में नहीं होते, वो मंडल में नहीं होते, वो कमंडल में आ जाते हैं सर। फिर वहां दो समुदायों के बीच चुनाव होने लगता है। महागठबंधन को कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का डर सताने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने साफ सिरे से खारिज कर दिया कि हम ओवैसी आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि सीमांचल जैसे क्षेत्रों में सर ओवैसी की पकड़ है, और आपको याद होगा कि 4 विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती थी, जो जो बाद में वो विधायक राजद में चले गए, राजद की सदस्यता ले ली उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं ये टेम्पर करने की कोशिश करते हैं सर। अगर अगर ओवैसी अलग से भी चुनाव लड़ते हैं सर, तो थोड़ा बहुत तो डैमेज महागठबंधन को वो कर सकते हैं, वो भी कुछ चुनिंदा सीटों पे। अच्छा, इस बार बीएसपी ने भी अकेले लड़ने का मन बना लिया है, मायावती ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो पिछली बार तो ओवैसी के साथ मिलकर लड़ी थी बीएसपी, तो अब ये अलग होकर लड़ रही है, तो इसका क्या असर पड़ सकता है ओवैसी पर? सर आजकल तो मायावती का कोई नाम लेता है, मायावती जी का कोई नाम लेता है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन मायावती।
क्योंकि वो लाइमलाइट चली गई है सर, और बीएसपी की विचारधारा से ज्यादा मायावती का चेहरा पब्लिसाइज हुआ करता था सर, लोगों में वो बहुत फेमस थी। पर बीएसपी का काडर है सर, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी हर्टलैंड के अलावा तमिलनाडु में भी उनके कुछ वोटर्स हैं सर। लेकिन बीएसपी उस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है सर, इसलिए क्योंकि कोई एक्टिव उनका कैंपेन दिखता नहीं है सर। न तो उनका कोई संगठन बिहार में दिखता है, और न वैसे नेता दिखते हैं। हाँ, कुछ अवसरवादी लोग जरूर बसपा से चुनाव लड़ते हैं और किसी का समीकरण खराब कर सकते हैं, लेकिन बहुत असर हो या कोई मार्जिनल भी असर हो, ऐसा नहीं दिखता सर। बसपा अभी उस कंडीशन में नहीं है कि बिहार में किसी भी सीट पे वो अफेक्ट डाल सके। अब एक और मुद्दा है बिहार की कानून व्यवस्था का। आप जानते हैं रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। आज भी 5 लोगों की हत्या हो गई एक जगह। और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल तो सालों से थे, लालू के समय से, जब से लालू राज शुरू हुआ था। लेकिन इसको लेके चिराग पासवान ने सवाल खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में चुनाव का सीटें पाने के लालच में वो अपने ही गठबंधन को सत्ता तो नहीं बता रहे, या कोई रणनीति है ये? सर, अगर बहुत सीधे शब्दों में, अगर सीधे लफ्जों में बात करें सर, तो आपको याद होगा ये वही नीतीश कुमार हैं सर, जो जंगल राज का विरोध करके ही मुख्यमंत्री बने थे, और पहला टेन्योर जो था उनका, वो अपराधी मुक्त उन्होंने प्रदेश बनाने में बहुत बहुत महती भूमिका निभाई थी सर। चूंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय यह दोनों नीतीश कुमार के पास है सर, तो कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा तो वो निश्चित रूप से इस बात को लेके तो परेशान होगा ही कि भाई, आप पटना में आईजी आवास के पास में इतने बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, फिर सिवान, फिर मुजफ्फरपुर, आप बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं सर जो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सीरियस क्वेश्चन अराइज करती हैं सर। और डिकोडिंग ये कहती है सर कि थोड़ा राजनीतिक महत्वाकांक्षा गई है हनुमान की, मोदी के हनुमान की, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा नीतीश पे, आप पिछले विधानसभा में वो थोड़ा सा आपने देखा भी होगा कि वो अलग से चुनाव भी लड़े थे, और इस चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है वो बहुत बड़ा इश्यू है बिहार में अभी, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री को आप एक छोटी सी बात है मेरी, कि जब भी नीतीश कुमार की बात करें सर, तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है, वो मेंटली टायर्ड, वो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड, वो कहीं ना कहीं सर सच होता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जैसी है वैसा तो कम से कम नहीं दिख रहा बिहार में। बिल्कुल। अब चिराग पासवान की बात चली तो वो बार बार ये भी कहते हैं कि बिहार की हर सीट पर लड़ेंगे। तो हर सीट पर लड़ेंगे तो कैसे होगा? तो क्या ये चुनावी एक शगुफा है, या वाकई गंभीर है? भाई एनडीए में है तो हर सीट पर कैसे लड़ सकते हैं? सर, जैसे पतंग चाहे जितनी आसमान में उड़े, पर उसकी डोर हमेशा जमीन पे होती है सर। तो जैसे पासवान जी जो है नए एक्टर से नए राजनेता बन के, हालांकि 3 बार वो सांसद रह चुके हैं, पर फिर भी सर पार्टी जो है उनकी जिस तरीके से उसको ग्रो करना चाहिए था उस तरीके से हो नहीं पाई। ऊपर से पार्टी में विच्छेद हो गया सर, चाचा अलग चले गए, भतीजे अलग आ गए, और अब ये चाहते हैं कि बिहार में उनकी जो पार्टी है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छा करे सर, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बातें करते हैं। इसके अलावा एक और डिकोडिंग, चूंकि हम लोग सर डिकोडिंग पे बात कर रहे हैं, तो उसके डिकोडिंग की मैं आपको एक बात बताऊं कि 6% दलित उनके समाज का 6% आंकड़ा है सर, और वो उनकी नजर 6% उस वोट से है, जिसकी वजह से वो बार बार उनका ये कहना है कि 2% वाले आदमी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं और हम 6% वाले हैं और हम सड़कों की खाक छान रहे हैं।
जिसकी वजह से वो बार-बार एनडीए को धमकाते रहते हैं कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ सीटें 2-4 सीटें उनकी बढ़ ज़रूर जाएँगी विधानसभा चुनाव में। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं एक ये भी चीज़ पूछना चाह रहा था कि चिराग उतरेंगे तो चुनाव में, लेकिन जैसे महागठबंधन में दिक्कतें हैं सीट शेयरिंग की, एनडीए में भी कम दिक्कतें नहीं होंगी। उनको भी तो बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करना है। तो चिराग जो है बीजेपी के साथ कोई तयशुदा कोई रणनीति है, उसके तहत मैदान में उतरेंगे, तो वो क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा वो एक्चुअली वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं बिहार के, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? वो क्या कौन-सा फ़ॉर्मूला अपनाएँ कि ये हो पाएगा आपकी निगाह में? सर देखिए उनके पिताजी का एक फ़ॉर्मूला था जो मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठता है कि आप किंग ना बन के किंग मेकर अगर बन जाएँ या फिर आपके पास हाँ, वो जादुई आंकड़े आ जाए जिससे सरकार फ़ॉर्म करने में आप मदद कर सकें, तो ही आप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँच सकते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम ठीक-ठाक सीटें हों, जिसके लिए वो लगातार एनडीए हुँ, में दबाव तो बना रहे हैं। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है सर कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटें जदयू, ये दोनों तो 100-100 सीटों पे लड़ेंगे, ये तो कन्फर्म है सर। बाकी बचती हैं जो 40-43 सीटें सर, उसके लिए बाकी जो भी गठबंधन है, मांझी जी हुए, चाहे पासवान जी हुए, चाहे कुशवाहा जी हुए, ये लोग आपस में इन्हीं सीटों में जो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, उनको उस तरीके की सीटें मिलेंगी और सांसदों के हिसाब से सर मुझे लगता है कि एलजेपी जो इनकी पार्टी है पासवान जी की, उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी सर। पर मैं फिर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होंगी वो सर, इतनी ही सीटें होंगी कि जिससे जो कहते हैं ना जोरन वो जो है जामुन जिसको कहते हैं, जिससे दही जम सके। वो 25 से 30 सीटें हैं और उससे वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो बस इसीलिए सर वो परेशान है कि कैसे पार्टी को ग्राउंड में मजबूत किया जाए और कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाई जाए या फिर किंग बन जाया जाए। और किंग बनने के लिए भी सर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि किंग बनने के लिए भी दलित कम्युनिटी से आते हैं चिराग पासवान और एक अच्छे स्पोक्स मैन हैं, बढ़िया बोलते हैं, जेंटलमैन है और उन्होंने एक छवि भी बना रखी है कि बिहारी अस्मिता के लिए वो लड़ते हैं, बिहारी और बिहारियों के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो उनको लगता है कि कभी ना कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएंगी। पर ये तो भविष्य के गर्भ में है सर कि क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन अभी वो अपनी पार्टी को बिल्कुल ग्राउंड पे मजबूत करने में लगे हुए हैं। पिछली 2 बार से हम ये देखते आ रहे हैं कि अ, बड़ा भाई जो है यानी बीजेपी छोटे भाई को तख्त तख्त-ए-ताउस दे देता है और कहता है तुम बैठो। बेशक तुम्हारी सीटें उतनी नहीं है लेकिन तुम बैठो। तो क्या आपको लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा? या इस बार बीजेपी कुछ आमादा है कुछ और करने पर? सर ये राजनीति है सर और राजनीति में प्रेडिक्शंस नहीं चलते। तो और हुँ, महाराष्ट्र में तो कम से कम वो नहीं चला जो हमने देखा। दूसरी बात ये है सर कि नीतीश कुमार उस वो तेवर नीतीश कुमार के नजर नहीं आ रहे जिस तरीके के नीतीश कुमार जाने जाते थे जिस तेवर के लिए। और मुझे लगता हुँ, है कि इस चुनाव में जदयू बैकफुट पे नजर आती है सर, अगर आप एक वोटर या फिर एक विश्लेषक होने के नाते देखते हैं तो आपको ये समझ आती है बात कि जदयू जो है वो भाजपा के कंधे पे चलना चाहती है। अब सर पॉलिटिकल बार्गेनिंग भाजपा से अच्छी कोई कर नहीं सकता। तो अब बार्गेनिंग क्या कहती है यह तो सर मैं फिर यही कहूंगा कि यह तो सर आफ्टर इलेक्शन ही होगा। पर इस बार नीतीश कुमार की राह इतनी आसान नहीं है और पहले तो एनडीए की राह ही इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से जो सर्वेज आ रहे हैं सर वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को थोड़ा एज दिखता है और इसके अलावा बहुत मामूली सा ही एज दिखता है पर एज दिखता है, क्लियर मैंडेट एनडीए को नहीं दिखता सर। और दूसरी बात यह है सर कि जब क्लियर मैंडेट नहीं होगा तो फिर बार्गेनिंग होगी और बार्गेनिंग होगी तो सर भाजपा बार्गेनिंग में बहुत अच्छी है सर, ये तो मेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे तरीके से आप समझते हैं। तो बस यही कहानी है सर। मैं हरीश मैंने वाजपेयी जी की समय की बीजेपी देखी है और उसके बाद मोदी जी के समय की भी बीजेपी देखी है। उस समय बार्गेनिंग जैसा कुछ नहीं था। वो अपने लाइक माइंडेड पार्टी शिवसेना से बार्गेन नहीं कर पाते थे। और आज देखो आप
जो कह रहे हैं कि उनसे बढ़िया बार्गेनर कोई नहीं है। ये तो ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी इज अ बिग बार्गेनर। तो खैर, एक चीज और भी, मुझे थोड़ी देर पहले एक आंकड़ा मेरे पास आया, उसमें दिखाया गया था कि बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। तो 2001 में बिहार में मुसलमान थे 1 करोड़ 37 लाख, 2011 में हो गए 1 करोड़ 75 लाख, और 2023 में हो गए 2 करोड़ 31 लाख, यानी 23% की का इंक्रीज हुआ है। तो आपको लगता है कि क्या इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी वगैरह भी हैं, या ये मतलब ये जानबूझ के डेमोग्राफी बदली जा रही है? क्योंकि डेमोग्राफी का बदलना बहुत सारी चीजों का बदलना होता है, थोड़ा स्लो होता है, लेकिन बहुत साल में होता है, लेकिन होता है। सर कहीं ना कहीं मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं फिर कहता हूं कि रोहिंग्या और जी। बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हालांकि आप आम जनमानस के बीच जब जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बहुत लाइट, ये यह जो पॉइंट है ये बहुत बेसलेस पॉइंट है, पर ऐसा है नहीं सर। क्योंकि दिल्ली में भी जब आपने देखा कि जब एक बार शुरू हुआ मामला तो कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकल के आए, ऐसे ही सर बिहार में भी है। और निश्चित रूप से सर आप देखिए ना कि आधार कार्ड बनवाना, भारत में सिटीजनशिप पाना सबसे आसान काम है सर, यहाँ की निवासी हो जाना सबसे आसान काम है। आप अब किसी भी सीएससी वाले को थोड़े बहुत अच्छे खासे पैसे दे दीजिए, अब वो आपको हिंदुस्तान का बना देगा, चाहे आप तंजानिया के ही रहने वाले क्यों ना हो। और भारत का सिस्टम यहाँ कोलैप्स करता है सर। और तमाम इसके लिए आप बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो सीएए एनआरसी का विरोध इतने इतनी प्रमुखता से क्यों होता सर? अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, आपके पास सारी चीजें मौजूद है, तो आप डर किस बात से रहे हैं? क्यों घबराना है? आप असम देखिए, बस। आप बांग्लादेश देखिए, आप बिहार देखिए, आप ये स्टेट्स ऐसे हैं सर जहां ये बहुत सीरियस इशू है और सीरियस कंसर्न है सर। अगर हमको देखिए सर, आप बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आप अंदर के दुश्मनों को पैदा ना होने दें। तो एक बार जरूरत है सर कि हम पहचान सकें कि कौन हमारे देश का है और क्यों, कौन धर्मशाला समझ के हमारे देश में बैठा हुआ है, उनको बाहर करना बेहद जरूरी है सर। और आपने देखा सर, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का एक यही मुद्दा था, डेमोग्राफी, चेंज डेमोग्राफी। हालांकि वो वहां चला नहीं झारखंड में, पर वो सीरियस क्वेश्चन अराइज करता है सर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई खतरा है सर, तो आपको वो आपके सामने आएगा। अगर आप आज नहीं जगे तो फिर जब सामने आएगा तो आप देख ही लेंगे। हरीश, बिहार की नब्ज पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और बिहार को आपने बहुत करीब से देखा है, कई इलेक्शंस भी आपने कवर किए हैं, तो इसलिए आपकी बातों में बहुत नजदीक तक जाकर सच्चाई है। और मुझे लगता है कि नतीजे चाहे जो हो, बिहार में इलेक्शन हो और एक मजबूत सरकार आए। मजबूत सरकार का मतलब आ, उसको किसी सहारे की जरूरत ना हो, और सहारे की जरूरत नहीं होगी तो फैसले अच्छे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा होगा, अच्छा होगा। और आज तो देख रहे हैं आप, रोज अखबारों में पहले पन्ने पर बिहार की खबर होती है, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए मुझे इस इलेक्शन से जो पॉजिटिविटी दिखती है, उम्मीद दिखती है, वो यही कि एक स्थिर सरकार हो, अच्छे बहुमत से आए, और एक बड़ी अच्छी मजबूत सरकार बने, किसी की भी बने, और एक तय दिशा में आगे बढ़े। तो हरीश, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया बात करके आपको बिहार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।